नमस्कार छात्रों, के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं कशिश खान। देखिए, हमने कल नौवीं क्लास के तीसरे चैप्टर को हमने प्रारंभ किया था और हमने पढ़ा था इसके बारे में। मैं तुम्हें कह रहा था कि हमने द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा था। द्रव्यमान संरक्षण के नियम में देखिए, इसको मैं एक बार और समझा देता हूँ। मैं तुमसे ये कह रहा था कि जो तत्व हमने पढ़े हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, 8वीं क्लास में जो हमने पढ़े, इन तत्वों को आपको याद रखना बहुत जरूरी है। साथ में इनके सूत्र, जिनको हम लोग प्रतीक भी कहते हैं, प्रतीक भी आपको याद होने बहुत जरूरी है। प्रतीक याद हो, उनके सूत्र याद हो। सूत्र प्रतीक का मतलब एक से उनकी परमाणु संख्या याद हो, साथ में आपको अगर संयोजकता हो याद हो तो फिर आसानी से हम रासायनिक सूत्रों को सही ढंग से बना सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात ये थी, कल जब हमने परमाणु के बारे में पढ़ा था कि परमाणु किसी प्रकार है छोटे से छोटा और बारीक और महीनतम कण का, जिसको और विभाजित नहीं किया जा सकता, परमाणु कहलाता था। फिर हमने अणु के बारे में पढ़ा था। अणु क्या थे कि जब छोटे छोटे परमाणु आपस में मिलकर के बड़ी बड़ी संरचना बनाते थे तो उसको हम लोगों ने अणु कहा था। और इसके बाद हमने परमाणु के बारे में देखिए, ये सारी जो विचारधाराएं परमाणु के बारे में थी, ये केवल दार्शनिक मतों पर आधारित थी। दार्शनिक मत जिनमें हमारे पास भारतीय वैज्ञानिक, एक तो फकुदा काव्यायाम, एक महर्षि कणाद था, और इसके बाद कुछ ग्रीक दार्शनिक जैसे डेमोक्रिटस था, ल्यूसिपस था। ये सारे इनके हमने जब विचार देखे थे तो अंत में चारों विचारों का जब हमने अध्ययन किया था तो देखा था कि चारों विचारधाराएं लगभग एक जैसी थी। देखा गया था कि प्रत्येक जो दार्शनिक था वो इस बात से सहमत था कि परमाणु किसी तत्व का महीनतम और बारीकतम कण है, जिसको और विभाजित नहीं किया जा सकता, परमाणु कहलाता था। और परमाणु के बारे में यही पढ़ा था, पूरा ब्रह्मांड जो है, जो पूरा संसार है, ये परमाणु से मिलकर बना होता है। हमने इसके लिए एक उदाहरण लिया था। उदाहरण के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर कोई इस दीवार की अगर हम बात करें तो ये भी परमाणु से मिलकर बनी होती है। मिट्टी के बारीक और छोटे छोटे कणों से मिलकर के ईंट बनती है, ईंट से फिर इस तरह से दीवार। तो इस तरह से अगर हम पूरे संसार की कल्पना करें तो पूरा संसार जो है, पूरा ब्रह्मांड जो है परमाणु से मिलकर बना होता है। फिर देखिए, 18वीं शताब्दी के बाद में ये जो हमारे पास दार्शनिक मत थे, इन दार्शनिक मतों का सही ढंग से अध्ययन करने के लिए सबसे पहले डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में ये बताया था कि प्रत्येक तत्व बहुत बारीक और छोटे छोटे कण, परमाणु जो है बहुत बारीक और छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ये अविभाज्य कण होता है। इसके बारे में ये पढ़ा था कि इसकी आकृति, आकार निश्चित होता था। और ये बात हमने देखी थी कि द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम था, देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या था, उसको एक बार मैं आपको बता देता हूँ, फिर आगे हम पढ़ेंगे। देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को एक बार हम लोग समझ लेते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है। देखिए, अगर चाहे ऊर्जा संरक्षण का नियम हो, द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो, इन दोनों की परिभाषा एक जैसी है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, देखिए, अगर इसके लिए इसमें हमारे सिलेबस में क्रियाकलाप दे रखा है, प्रैक्टिकल दे रखा है, प्रैक्टिकल के आधार पर हम देख सकते हैं। देखिए, प्रैक्टिकल क्या कह रहा है। मैं अगर बात करूं कॉपर सल्फेट की, ये कॉपर सल्फेट का सूत्र है, इसको हम पढ़ेंगे कैसे कैसे ये बना था, लेकिन मैं इसलिए आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि द्रव्यमान संरक्षण कैसे होता है। कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया मैं जिंक के साथ करा देता हूं। कॉपर सल्फेट के साथ मैं कराऊं तो ये बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर मुक्त होता है। तो अब देखिए, इसमें बनने वाला, अगर मैं बात करूं, ये जिंक ने सल्फेट के साथ क्रिया करवा के जिंक सल्फेट बना दिया और कॉपर को मुक्त कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो देखिए, अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इन दोनों में देखिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले चाहे अभिकारक हों चाहे अणु हो, जस्ट एक सेकेंड, यस लो, यस यस, okay bro, I check you and then I call you, just 5 minutes, okay, okay, I call you just, okay sir, don't worry, I check you and then I call you, okay, just, yes, don't worry dear, don't worry, yes. तो आप तुम देख रहे हो कि कॉपर सल्फेट ने जब जिंक के साथ अभिक्रिया की तो जिंक जो है, इसकी जिंक ने सल्फेट के साथ क्रिया करके जिंक सल्फेट बना दिया, कॉपर को विस्थापित कर दिया। देखिए, इन दोनों का जो रासायनिक अभिक्रिया कराने का मतलब था ये था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या लगभग बराबर होती है, वो चाहे कहीं से भी आया हो, लेकिन इनमें अणुओं की संख्या एक समान होती है। ऐसा नहीं कि कॉपर की ज्यादा हो गई, जिंक की ज्यादा हो गई, नहीं,
इन दोनों में इसको स्थिर अनुपात का नियम पढ़ेंगे हम उसमें, तो ये बात आपको समझनी है। अब देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या था, मैं बात करता हूं तुम्हारे साथ में कार्बन की। देखिए कार्बन के बारे में हमने पढ़ा था कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और इसका सूत्र जो है ये C होता है, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। अगर मैं इसकी बात करूं द्रव्यमान की, तो इस बात को मैं तुम्हें कल बता चुका हूं पिछली वीडियो में कि कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो 6 होता है। अब परमाणु क्रमांक कह लो या परमाणु संख्या कह लो, इन दोनों का एक ही मतलब है। परमाणु क्रमांक इसका 6 है। अगर मैं इसके द्रव्यमान की बात करूं तो द्रव्यमान इसका कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब मैं इसको अगर लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं 3, 6, 12। ये तो इसका परमाणु क्रमांक है, ये इसका परमाणु भार है। तो अब देखिए ये बात आपको समझनी है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार ना तो हम द्रव्यमान को उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही इसको नष्ट कर सकते हैं। द्रव्यमान को एक रूप से दूसरे रूप में हम बदल सकते हैं, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है, इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इतना आपको याद रखना है। बात करते हैं स्थिर अनुपात के नियम की। देखिए मैं इनको शॉर्टली बता रहा हूं क्योंकि इनको हम आगे पढ़ेंगे विस्तार से। अब स्थिर अनुपात का नियम क्या है, स्थिर अनुपात का नियम क्या है। देखिए स्थिर अनुपात का नियम है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, जैसे देखिए बात करते हैं हम N2 + H2 = NH3, ये है, ठीक है। अब देखिए तुम इस बात को याद रखना है कि स्थिर अनुपात का नियम क्या है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु, परमाणु, आयन, यौगिक कोई भी हो, में अणुओं की संख्या एक समान होती है, स्थिर होती है। उनको हम कम या अधिक नहीं कर सकते, या वो कहीं से भी आया हो, उनमें अणुओं की संख्या बराबर रहेगी। इसलिए तो समीकरणों को हम लोग संतुलित करते हैं। यानी स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या लगभग स्थिर रहती है, अनुपात उनका नियत रहता है। इस नियम को स्थिर अनुपात का नियम। अब इसको देखिए बात करते हैं N2 + H2 = NH3। अब इसको हम संतुलित करते हैं। नाइट्रोजन के यहाँ 2, लेकिन यहाँ इसका एक है, अकेला है। यहाँ 2 है, यहाँ हाइड्रोजन के 2 हैं, यहाँ 3 है। तो यहाँ संख्या बराबर करने के लिए क्या करें, N के 2 करेंगे तो यहाँ 2 लगाएंगे। अब 2 का गुणा इसमें कराएंगे तो N के 2 हो गए, लेकिन 3 दूनी 6, हाइड्रोजन के 6 हो गए। फिर क्या काम करें, नाइट्रोजन तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन का यहाँ तो 2 हो गया, अब यहाँ 6 हो गया। तो यहाँ क्या कर दी, 3 का 3 दूनी 6। अब ये बिल्कुल सही है। तो अब इनमें अणुओं की संख्या बराबर है कि नहीं। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या बराबर होती है, स्थिर होती है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने रासायनिक सूत्र बनाना। रासायनिक सूत्र कैसे बनाते हैं, ये आपको समझना जरूरी है। और ये कम से कम 2-3 दिन यही चलेगा, क्योंकि जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा आप कुछ कक्षाओं में बहुत परेशान रहोगे। उस कक्षाओं में आप कुछ नहीं सीख सकते। इस पर चैप्टर में जो आगे के केमिस्ट्री के चैप्टर हैं, उनका आगे के पाठों में भी आप कुछ भी नहीं कर सकते। सूत्र बनाने के लिए क्या है, देखिए इसके लिए कुछ नियम है। सबसे पहले तो हमें इसके जो मैं रूल्स हैं वो आपको बता देता हूँ। इसके रूल्स क्या है। पहला नियम क्या है, इसका पहला नियम है, सबसे पहले हम तत्व का प्रतीक लिखते हैं। प्रतीक कह लो, सूत्र कह लो, प्रतीक लिखते हैं। उसके बाद दूसरा नियम क्या है, उसके नीचे क्या करते हैं, संयोजकता लिखते हैं। तीसरा क्या है, फिर उनका वज्र गुणा, क्रॉस गुणा कराते हैं, तब जाके हम सूत्र निकालेंगे। तो देखिए जैसे पहला है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब सोडियम का सूत्र क्या होता है, प्रतीक Na, ये तुम्हें याद होना चाहिए। सोडियम का सूत्र कितना होता है, Na। क्लोराइड इसका Cl होता है। अब सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या, ये सही है। अब इस चीज की जानकारी कैसे सही पता लगेगा कि ये सूत्र सही कैसा है, सही क्या है। इस सूत्र की जानकारी करने के लिए हमें इनके नीचे इनकी संयोजकता, सोडियम की संयोजकता कितनी होती है, 1। क्लोराइड की कितनी होती है, 1। तुम कहोगे साहब ये तो हमें आता ही नहीं है। देखिए मैं तुम्हें इनके सबसे पहले आपको क्या काम करना है, सबसे पहले आपको आवर्त सारणी में क्रमशः 36वां जो परमाणु क्रमांक है, 36वां जो तत्व है वो तक इसको याद करना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, इनके सूत्र और इनके नंबर याद रखें, ठीक है। फिर उसकी संयोजकता निकालना मैं बताऊंगा आपको। संयोजकता को आप याद कर लेना, या इनको मैं आपको इसके 2-3 तरीके हैं, अब मैं उनको बताऊंगा, फिर इसमें टाइम लग जाएगा बताने में।
जैसे एक बार बात करते हैं सोडियम की कितनी है। सोडियम की संयोजकता कैसे निकाली है? देखिए सबसे पहले तो इसका तरीका क्या है, सबसे पहले हम क्या काम करें, सोडियम का परमाणु, सोडियम का सूत्र लिखा, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 11, 11 में से इनको फिर के एलिमेंट कक्षा को भरते हैं, के एल एम और एन। के में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, एल में 8, एम में 18 और एन में 32। ठीक है, अब सोडियम के पास कितने रुपए हैं 11, 11 में से 2 रुपए तो कर्जा किसको देगा, ये एल को, उसको 8 सॉरी के को उसको, और 8 किसको देगा एल को उसको। तो इसको खुले करा लेते हैं 11 रुपए के, 2 8 1 भाई 2 8 10 और 1 ही तो बचा 11, 2 किसने को दे दिए के को उसको, 8 किसको दे दिए एल को उसको, कितना रुपए बचा इसके पास 1, जरा ना 1। ऐसे क्लोरीन के पास, क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 17, 17 में से 2 इसको देगा 8 इसको देगा, 2 8 7, 2 इसको दे दिए 8 इसको दे दिए, कितना बचा 7, 7 में से अब ये कितने बचे 7, अब इनके 2 2 के जोड़े बना लो, 2 2 4 2 6 और 1 7, ये कॉमन अष्टकोण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, कितना बचा 1, ये नहीं इसमें देखता, और इसको मैं कल बताऊंगा आपको विस्तार से, पहले आप थोड़ा सा समझ लो। इसका फिर क्या कराते हैं वज्र गुणा, इसका इसके साथ कराया, इसका इसके साथ कराया, क्या बना NaCl, तो ये इसका सही सूत्र होता है। ठीक है, NaCl अब इसका सूत्र हो गया। तो इसी प्रकार जैसे और हम कोई और तत्व लेते हैं, देखो आपको जो भी सूत्र आपको याद रखना है वो आप आसानी से उनको याद कर सकते हो, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा देखिए और दूसरा देखते हैं हम, दूसरा है जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है Mg, क्लोराइड का क्या होता है Cl। अब क्या ये सही है, ये सही नहीं है, पता कैसे लगेगा, इनके नीचे इनकी संयोजकता निकलता है। मैग्नीशियम की कितनी होती है 2, क्लोरीन की तो अभी पड़ी 1, ये 2 कहां से आई वही चेक कर लेते हैं। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना 12, 12 में से के एल एम और एन, के को कितना देना 2, इसको 8, इसको 18 और इसको 32, खुले करा लेते हैं 12 रुपए के, कितने हो जाएंगे 2 8 2 2, तो इसका कर्जा दे दिया 8 इसका दे दिया, कितना बचा 2, है ना 2, ऐसे 17, इनका वज्र गुणा करा दो, इसका साथ इसका इसके, एम का 1 के साथ कराओगे तो एम, Cl का 2 के साथ कराओगे तो एम, ये इसका सही। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये बात याद रखनी है कि अगर हमें किसी तत्व का संकेत याद हो और हमें उनकी संयोजकताएं याद हो तो उनके नीचे इन तत्वों की संयोजकताएं रखकर उनका वज्र गुणा करा देते हैं, किसी भी तत्व का सूत्र आप आसानी से निकाल सकते हैं। और देखिए जैसे और बात करते हैं हम, और बात करते हैं हम, और देखते हैं हम, और बहुत सारी चीजें हमारे सिलेबस में दे रखे हैं। और जैसे बात करते हैं हम कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, देखिए कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, अब कार्बन, ये टेट्रा शब्द, कार्बन का सूत्र होता है C और क्लोराइड का होता है Cl। अब ये टेट्रा शब्द है ना, ये कार्बन क्लोराइड है, टेट्रा आएगा कहां से, देखिए इसको हम आगे पढ़ेंगे इस कक्षाओं में, हमें पता लगेगा टेट्रा जब एक अणु हो तो मोनो, 2 हो तो डाई, 3 हो तो ट्राई, 4 हो तो टेट्रा। ठीक है, तो अब देखिए कार्बन का सूत्र होता है 4 सॉरी C, क्लोराइड का होता है Cl, इसकी संयोजकता कितनी होती है 4। देखते हैं, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, वही के एलिमेंट में आ जाइए, एल एम एन, के में कितने भरेगा 2, एल में 8, एम में 18 और इसमें 32, इसके खुले करा लेते हैं, 2 6 सॉरी 6 ना, 2 4, 2 इसको दे दिए, कितने बचे 4। अब इसका देने के लिए 4 की जरूरत है, तो उसका तो देने इसका तो कितना बचा इसका 4, क्लोरीन का कितना होता है 1, इसका इसके साथ गुणा कराओ, इसका इसके साथ गुणा कराओ, तो CCl4, ये होता है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, क्लोरीन की 1 होती है, उनकी नीचे इनकी संयोजकताएं लिख दी, वज्र गुणा करा दिया। इसी प्रकार अगला देखते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड,
एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम का सूत्र Al, ऑक्साइड का O। संयुक्त एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13। 13 में से देख लो वही चीज, Al 13। 13 में से कितना हो जाएगा, 2 8 2 8 3 भाई खुले करवाएगा ना, 2 उसको गई, 8 उसको गई, कितना बचा 3। ठीक है, इसके नीचे 3। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8। 8 में से खुले कराएगा 2 6 है ना, 2 6 होगा ना, 6 के फिर टुकड़े कर लो, 2 2 2 2 2 2 4 2 6 सही है 2। इसका इसके साथ गुणा करा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और इसका क्या बन जाएगा Al2O3। ठीक है, इसी प्रकार और देखते हैं। अगला है सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम का सूत्र है Na, नाइट्रेट का बताओ NaNO3। ठीक है, संयोजकता निकालते हैं। इसकी भी एक, सोडियम तो अभी पढ़ा था हमने स्टार्टिंग में, इसकी भी एक। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे एक से, NaNO3। ठीक है, अब देखिए बहुत सा चक्कर पड़ता है कि ये तो प्लस है ये माइनस है। प्लस माइनस को लिखने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस जब तुम लिखोगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। वैसे इसकी प्लस होती है, इसकी माइनस होती है। आप इसको +1 और -1 कर सकते हो, लेकिन इनकी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें तो केवल सूत्र चाहिए ना। अगला कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, हाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का सूत्र C है, हाइड्रोक्साइड का OH। संयोजकता निकालते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 20 तो 2 हो जाएगी, है ना, और इसका 1 वज्र गुणा करा दो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, Ca और इसका होल ट्वाइस। ठीक है, तो इस तरह से हम आसानी से इनके सूत्रों को निकाल सकते हैं। और देखिए इसके अलावा और भी आप कर सकते हो, बहुत सारे सूत्र हमारे पास दे रखे हैं। जैसे बात करें हम अमोनियम सल्फेट की, या अमोनियम सल्फेट देखिए, अमोनियम का होता है Na, मिटा देता हूं इसको, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम का होता है NH4 और सल्फेट का क्या होता है SO4। ठीक है, अब देखिए यहाँ याद रखने वाली बात यह कि अमोनियम की संयोजकता कितनी होती है, याद रखना है अमोनियम की संयोजकता 1 होती है और सल्फेट की -2 होती है, इसकी +1 इसकी -2। ठीक है, इसका इसके साथ गुणा करा, इसका इसके साथ, तो इसका हो जाएगा NH4 का होल ट्वाइस SO4। ठीक है, इसी प्रकार और भी, जैसे कैल्शियम क्लोराइड, और आगे देखते हैं। कैल्शियम क्लोराइड की देखिए, कैल्शियम क्लोराइड जो है इसका सूत्र कैल्शियम का Ca होता है, क्लोराइड का Cl होता है। तो देखिए कैल्शियम का संकेत Ca होता है, इसका Cl होता है। संयोजकता लिख लो इसके नीचे, कैल्शियम की 2 1, इसका इसके साथ गुणा इसका। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा CaCl2। तो इस तरह से आप अनेक सूत्रों के संकेत बना करके, प्रतीक बना करके इनको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और पहली बात। दूसरी बात क्या है कि आप इन सारे और भी बहुत सारे तत्वों में उनको हल करवाऊंगा आगे, आप इनकी कोई परेशानी या चिंता ना करें। दूसरी बात यह है कि आप इनके बारे में इनको अच्छे से पढ़ो। सारे लड़के लड़कियां जो है ऑनलाइन आओ, ऑनलाइन आओगे तब आपको कुछ समझ में आएगा। अब देखिए पाठ का जब स्टार्टिंग का बिंदु निकल जाता है तो बीच में समझने में बड़ी परेशानी होती है, कहाँ से छूटा कहाँ से आया। इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक आप इनको स्टेप बाय स्टेप नहीं पढ़ोगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। समझ रहे हो?
तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, समझने में परेशानी होती है, दिक्कतें होती हैं। तो आपको बेसिकली ये चीज़ याद रखनी है कि सारे लड़के लड़कियां ऑनलाइन आओ, पहली वीडियोस को देखो, स्टार्टिंग से जब वीडियो आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। दूसरी बात क्या है कि अब ये जो चैप्टर था, मैंने पहली वीडियो में तुमसे पूछा था कि मैंने कमेंट करके मुझे बताया मैं कहाँ से शुरू करूँ, आपने किसी ने कोई नहीं जवाब दिया, तो इस कारण से फिर मैंने ये तीसरा चैप्टर केमिस्ट्री का शुरू किया है। वो इसलिए शुरू किया क्योंकि 10वीं क्लास में हमें मैं उन्हीं चीज़ों को लगभग पहले पढ़ाना चाह रहा हूँ जो 9वीं क्लास के सिलेबस में 10th क्लास में नेक्स्ट ईयर हमें पढ़ने को मिलेंगे। तो इस कारण से इन चीज़ों को मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जब आप इन चीज़ों को 9th क्लास में अच्छे से समझ लोगे तो 10th क्लास में आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत से लड़के लड़कियां क्या करते हैं, दिक्कतें क्रिएट होती हैं, प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। वो कैसे? क्योंकि ना तो कुछ समझ पाते हैं 9वीं क्लास में, फिर 10वीं क्लास में अब उनको सूत्र बनाना सिखाएं या उनको हम सिलेबस करवाएं, तो ये सारी चीज़ें सामने बड़ी समस्या बनकर आती हैं। तो मैं चाह रहा हूँ बेसिकली आप सारे लड़के लड़कियां ऑनलाइन आओ, क्लासों को रीड करो, ऑनलाइन क्लासों को रीड करो, उनके नोट्स बनाओ, बाद में जब आप समझ लो स्किप करके वीडियो देखो, नोट्स बनाओ, तब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और दूसरी बात क्या है कि और भी अगर इसमें जैसे कोई बिंदु अगर रहता है तो फिर मैं बाद में जैसे वो आप रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए सर ये बिंदु रह गया, इसको आप करा दीजिए। तो ये चीज़ें कब आएंगी? जब आप उनको ऑनलाइन पढ़ोगे, क्लासों को समझोगे। ऑनलाइन क्लासें पढ़ने से फिर आपको कोई दिक्कतें नहीं होंगी। ठीक है, दैट्स ऑल।